Assalamualaikum students. In this video we're going to discuss about male infertility. जैसा कि आपको पता है इनफर्टिलिटी क्या मतलब का होता है कि फेलियर टू कंसीव विद इन 1 year or more years of regular unprotected coitus without the use of any contraception. It is divided into two types: primary infertility and secondary infertility. अच्छा, इनफर्टिलिटी को ना कहीं सब फर्टिलिटी भी कहा जाता है, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो देखे जो वो पेशेंट्स जिन्होंने कभी कंसीव ही नहीं किया, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब प्रीवियस प्रेगनेंसीज हो चुकी है लेकिन ये वो इस दफ़ा जो है ना फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। ठीक है, प्रिवलेंस रेट जो इनफर्टिलिटी का होता है ना या सब फर्टिलिटी का, उसमें ना हमारे पास जो मेल्स इनफर्टिलिटी भी की वजह कॉज हो सकती है और फीमेल भी इनफर्टिलिटी की भी कॉज हो सकती है, ये दोनों कॉज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती कैसे ही। तो आपको पहले भी पता ही होगा कि जो स्पर्म्स जो है हमारे पास टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है अबाउट 70 डेज़ में जो है हमारे पास ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। ये हमारे पास ज़्यादातर टेस्टिस में डेवलप होती है। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद FSH, जब का सर्ज होता है जो भी स्टिमुलेट कर देती है स्पर्मेटोजेनेसिस को। फिर ये वास्ट डिफरेंस है जो है ना इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, फिर स्पाइनल वेसिकल में, फिर स्पर्म जो है ना प्रोस्टेट स्पाइनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ मिक्स होता है और फिर यूरेथ्रा में थ्रू द यूरेथ्रा आउट ऑफ द एनिस जो है ना हमारे पास ये सीमन आ जाता है। तो नॉर्मल है, लेकिन मेन बात जिसमें आपने ये याद रखनी है कि अराउंड स्पर्मेटोजेनेसिस 70 डेज लेती है टोटल। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जो विद इनफर्टिलिटी इन मैन, ओल्डर एज, स्मोकिंग सिगरेट्स, हैवी यूज ऑफ अल्कोहल, बीइंग ओवरवेट और द ओबीस, एक्सपोजर टॉक्सिन्स सच एज पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड द हैवी मेटल्स। मेल इनफर्टिलिटी को ना के कॉजेज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली इनको इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ लेते हैं कि हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड द पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज़ में। प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ जो है ना हमारे पास फर्दर इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनाइटल एंड द एक्वायर्ड। अब हमें याद रखना है जो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज होंगे ना वो हमेशा हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म कॉज करेंगे। मतलब कि इसमें हमारे पास जो हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे भी जो है ना सिक्रेशंस नहीं हो रही होंगी, फिर आगे भी नहीं होंगी प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में। कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड में हमारे पास कैलमैन सिंड्रोम आ जाता है, पेड्राविलाई सिंड्रोम, इडियोपैथिक कॉजेज एक्वायर्ड में कोई हमारे पास प्रोलेक्टिलोमा, एडिनोमा आ गया, आइसोलेटेड LHFS डिफिशियंसी है या कुशिंग सिंड्रोम है या थैलेसीमिया वगैरह है। ठीक है, टेस्टिकुलर कॉजेज में हमको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोमल एंड नॉन क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल कैटेगरी में हमारे पास आती है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम, मिक्स गोनेडल डिसजेनेसिस, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है ये, डाउन सिंड्रोम एंड द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नॉन क्रोमोसोमल कॉजेज में हमारे पास आ जाते हैं वेरिकोसील, ट्रॉमा, क्रिप्टोर्किडिज्म मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, जर्मिनल सेल एप्लेजिया या कीमोथेरेपी है यूज़ हो रही है, या रेडियोथेरेपी है, या ऑर्काइटिस है, ग्रैनुलोमेटस डिवीज, सिकल सेल डिवीज, एक्सेसिव अल्कोहल और द इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं। उसके अलावा ये तो टेस्टिकुलर कॉजेज है। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज क्या हो सकते हैं? मेनली जो पोस्ट टेस्टिकुलर में क्या होता है कि डक्टल सिस्टम से ही ना स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है, मतलब कि वास डेफरेंस ब्लॉकेज है, मतलब कि डक्ट ब्लॉकेज है कोई। ठीक है, स्पर्म्स तो बन भी रहे हैं, प्री टेस्टिकुलर भी सही है, टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन भी हो रही है, सब सही है, बस ना वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से जो है ना स्पर्म्स ही सीमन में नहीं पहुंच रहे हैं, यूरेथ्रा में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज जो है ना कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड ब्लॉकेज भी हो सकती है। कॉन्जेनाइटल ऐसे कि इन यूट्रो जो है ना डाई एस्ट्रोजन एक्सपोजर हो रहा है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस का ना क्या सीन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्या ताल्लुक है ब्लॉकेज से? जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर जो है ना जो वास डेफरेंस होती है ना वही एब्सेंट होती है दोनों साइड पे। वास डेफरेंस जब एब्सेंट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? नहीं होगी ना, इस वजह से। एक्वायर्ड ब्लॉकेज में ना हमारे पास इन्फेक्शंस आ जाते हैं जैसे क्लाइमेडिया, गोनेरिया, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोजेनिक कॉसेस हो सकते हैं, स्पर्म एस्पायरेशन करी हो, इंग्वाइनल सर्जरी या वेजेक्टमी वगैरह की हो।
ठीक है। पोस्ट टेस्टिकुलर में ना फर्दर हमारे पास कोई कैलकुलाई हो गया, प्रोस्टेटिक सिस्ट हो गई, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज हो गई जो कि मोटिलिटी को डिस्टर्ब कर रही हो, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, एब्सेंस ऑफ वाल्व डिफरेंस होती है कॉन्जेनाइटली। तो मेनली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया कॉजेज को, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। ठीक है, ये सब आपको पता होना तो इस तरीके से डिवीजन करने में आसानी हो जाती है क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब हमें जो है ना हमें मेन इनफिनिटी का पेशेंट तो आ रहा था, हम इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे हमको पता है। सबसे पहले जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं हम लोग। हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे इनफर्टिलिटी की, मतलब कि कब से कंसीव नहीं किया है, मतलब ऐसे कि प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस फर्टिलिटी के क्वेश्चन मतलब सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और प्यूबर्टी और रियलाइजेशन नॉर्मली हुई थी, कोई लिबिडो में चेंजेस तो नहीं है, पोटेंसी में या हेयर लॉस हो। ठीक है, एनाटॉमिक एनोमल हाइपोस्पाइडियस हो या माइक्रोफेलस हो, वॉइडिंग डिफिकल्टीज मतलब कि यूरिनरी डिफिकल्टीज तो नहीं है इनको कोई। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे, क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में पूछेंगे, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, ये सब पूछेंगे हम लोग। यूटीआईज का तो स्पेशल पूछेंगे, और मेडिकेशन। ठीक है, सर्जिकल हिस्ट्री में जो इन्होंने कहीं वेजेक्टेमी तो नहीं करवाई हुई, अगर वेजेक्टेमी कराई है तो तो जो है ना वेजेक्टेमी परमानेंट स्टरलाइजेशन है मतलब फिर तो कंफर्म है ना कि इनफर्टिलिटी होगी ही होगी वेजेक्टेमी में। ठीक है, या टेस्टिकुलर सर्जरी से इन्होंने कराई हो कोई, या इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी हो, या प्रोस्टेक्टेमी हो, या कोई इरेथ्रस स्ट्रक्चर हो, या पेनाइल की सर्जरीज कराई हो जिसकी वजह से जो है ना इनफर्टिलिटी हो रही हो। डेवलपमेंटल चाइल्डहुड में पूछ लेंगे, कोई स्क्रॉटल इंजरी हो, प्यूबर्टी हो, सेक्सुअल डेवलपमेंट हो, मम्स या कोई अदर वायरल इलनेस हो जो कि हमारे पास जो है ना अडल्ट एज में जाके जो है ना ये इनफर्टिलिटी कॉज करवा देती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हो कोई, ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं अपने पूछने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में ना कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे, एग्जामिनेशन पेनिस, ये सब करेंगे। ये सब तो सिर्फ वो बातें हैं जो आपको वाइवा में पूछी जाए एक्सटर्नल के, अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे। वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना मेल इनफर्टिलिटी, तो सिर्फ आपको जस्ट ये मेंशन करना होता है कि हम लोग हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशंस बतानी होती है कौन कौन सी। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्लाइड्स में मेंशन है कि ये करेंगे, ये सब जो है ना वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाता है जो कि मेन है हमारे पास, जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा होता है पेपर्स वगैरह में कि क्या इन्वेस्टिगेशन अगर मेल इनफर्टिलिटी सस्पेक्ट करें तो हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेनली हम लोग अगर जनरल बात करें तो दो इन्वेस्टिगेशंस को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस एंड स्पेशलाइज सीमन एनालिसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस के ना हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं WHO रेफरेंस पॉइंट की वजह से, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। पहले हम स्पेशलाइज सीमन एनालिसिस में देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। उसमें हम सीरम और स्पर्म ऑटो एंटीबॉडीज देखेंगे, सीरम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, सीमन कल्चर देखेंगे, और स्पर्म फंक्शनल टेस्ट एसेस करेंगे। इसमें हमारे दो आ जाते हैं हमारे पास, कासा और STF, कंप्यूटर एडेड स्पर्म एनालिसिस एंड स्पर्म क्रोमेटिन डिस्पर्जन टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस की। तो स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस है ना, इसका अक्सर जो है ना पेपर में क्वेश्चन आता है कि WHO प्रोटोकॉल बताएं सीमन एनालिसिस का, वो है ये। ठीक है, सीमन एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देख रहे होते हैं, सीमन वॉल्यूम देखते हैं जो कि हमारे पास 2 ml या इससे ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म कंसंट्रेशन देखते हैं जो 20 मिलियन पर ml होनी चाहिए, इससे कम ना हो। टोटल इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम ना हो। टोटल स्पर्म नंबर 14 मिलियन पर एजैकुलेशन होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% होनी चाहिए। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 15 to 30%, वाइटिलिटी 75%, और pH जो है ना 7.2 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो है ना अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता होता है, तो आप लोगों ने इसका रट्टा मार लेना है। अगेन भी जो हमने टोटल स्पर्म नंबर की बात की ना कि किस तरीके के, और इसकी बात करेगी मॉर्फोलॉजी की, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की, इसको हम लोग ना डिटेल में देखेंगे। मतलब कि ये तो एक वो क्राइटेरिया जो आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारना है पेपर में।
लेकिन बेसिकली मॉर्फोलॉजी को हम कैसे वो करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। बेसिकली जैसे कि मोटिलिटी हो गया, टोटल स्पर्म नंबर हो गया, इसमें ना हमारे पास कुछ वो है कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अक्सर पूछी जा रही होती है, जैसे कि क्या स्पर्म नंबर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या इसकी मोटिलिटी ज़्यादा हो गई, या इसकी कैप नहीं है, क्रोमोसोमल कैप नहीं है, या डेड स्पर्म्स हैं। तो ये सब की ना टर्मिनोलॉजीज़ है, मैं आपको वो इधर बता देती हूँ सारी स्लाइड में। इसमें आती होती है हमारे पास ओलिगोजूस्पर्मिया, जिसमें जो है ना इसको ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि जिसमें हमारे पास 20 मिलियन पर ml से भी ना कम हो कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। एस्थीनोजूस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि 50% जो है ना स्पर्मेटोजोआ है उनकी जो ना फॉरवर्ड मोटिलिटी है सीमन में। ठीक है। उसके अलावा होती है नेक्रोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होंगे ना सारे वो डेड स्पर्मेटोजोआ होंगे सीमन में, सैंपल में जो आप लेंगे वो डेड होंगे। ठीक है। उसके बाद होता है ग्लोबोजूस्पर्मिया। ग्लोबोजूस्पर्मिया में क्या होता है, एक्रोसोमल जो कैप होती है ना जो कि स्पर्म में होती है वो ही डेवलप नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा होती है टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया में क्या होता है, जो नॉर्मल शेप है ना मॉर्फोलॉजी है स्पर्मेटोजोआ की वो लेस देन 30% होती है। हमने क्या बात करी थी कि जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी थी 15 to 30% होनी चाहिए नॉर्मल में, लेकिन एज अ डिफाइन इसको ऐसे कर रहे होते हैं अगर 30% से भी कम है ना जो हम लोग उसको ऐसा लेबल कर रहे होते हैं टेराटोजूस्पर्मिया कि नॉर्मल शेप नहीं, मॉर्फोलॉजी ख़राब है उसकी। सही है। और एक होती है हमारे पास एजोस्पर्मिया, मतलब कि एब्सेंस है स्पर्म्स की, सीमन में स्पर्म्स ही नहीं है, उसको हम ऐसे लेबल करते हैं एजोस्पर्मिया। और एक होती है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया में क्या होता है कि कोई ऑर्गेजम पे ना कोई इजैकुलेशन ही नहीं होती, तो हम इसको जैसे डिफाइन करेंगे एब्सेंस ऑफ एजुकुलेशन ऑन ऑर्गेजम। ये कुछ ना टर्मिनोलॉजीज है, इसकी मैं स्लाइड नहीं बनाई तो आप याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं अक्सर वाइवा में। ऐसे इन्वेस्टिगेशन में लिखनी तो नहीं जाएंगी, लेकिन ये पूछ ली जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने बात की कि अब हम बात कर लेते हैं इस वाली की, स्पेशलाइज्ड सीमन एनालिसिस की। इसमें जो हमने यहाँ बात की थी ना सीमन बायोकेमिस्ट्री फ्रक्टोज की, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जब बायलैटरल इजैकुलेटरी डक्ट ब्लॉक होगी ना तो जो सीमेन होगा ना वो एसिडिक होगा और उसमें कोई फ्रक्टोज नहीं मिलेगी, तो वो हमें वो ये डिफाइन कर देगा कि जब फ्रक्टोज नहीं मिलेगी कि इजैकुलेटरी डक्ट ब्लॉक है। ठीक है। और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स के लिए मेनली कि क्या होता है कि अगर हमारे पास एसिडिक पीएच मिलेगी हम लोग को जिनमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। अच्छा, एक और एवोल्यूशन होती है एंडोक्राइन एवोल्यूशन। अभी तक हमने क्या बात करी, हमने किस किस की बात करी, हमने इन्वेस्टिगेशन में स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस की बात करी। ठीक है। स्पेशलाइज सीमन एनालिसिस की बात करी। स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस में WHO प्रोटोकॉल फॉलो होगा सीमन एनालिसिस का। स्पेशलाइज सीमन एनालिसिस में ना आपने ये सब लिखना है, सब हेडिंग करके स्पर्म एंटीबॉडीज और ये सब लिखना है। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, एंडोक्राइन एवोल्यूशन, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। ये सिर्फ उन पेशेंट्स में किया जाएगा जिनमें जो है ना स्पेसिफिक कोई एंडोक्राइनोपैथी हो। ठीक है। या फिर जो स्पर्म कंसंट्रेशन जो है ना 10 मिलियन पर ml से कम हो। नॉर्मल हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी होनी चाहिए, हमने कहा था कि 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ की स्पर्म कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और जो है ना स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml। अब ये हमारे पास 10 मिलियन से भी कम है। अच्छा, आपने ना एक और बात याद रखनी है, अगर 5 मिलियन पर ml से भी जो है ना हमारे पास स्पर्म कंसंट्रेशन कम होगी तो जो है ना वो पेशेंट जो है ना इनफर्टिलिटी होगी उस पेशेंट में, ऑब्वियस सी बात है वो इनफर्टिलिटी होगी उस पर। ठीक है। अगर पेशेंट में ना 10 ml से कम है जैसे कि इधर मेंशन किया, तो इन पेशेंट्स में जो है ना चांसेस हैं कि वो फर्टाइल मतलब कि
कंसीव कर सके, इनफर्टाइल ना हो। चांसेस होते हैं उसके अंदर, लेकिन कम होते हैं, लेकिन होते हैं चांसेस। लेकिन अगर किसी पेशेंट में स्पर्म कंसंट्रेशन 5 मिलियन से कम है तो वो तो कंफर्म इनफर्टिलिटी है, उसका कोई और बहुत बड़ा कॉज है जिसको ट्रीट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, सर्जरी होगी फिर पेशेंट की। लेकिन हम बैक टू एंडोक्राइन एवोल्यूशन, ठीक है। तो जब हम लोग इनमें जो है ना सीरम FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कराते हैं। अगर हमारे पास FSH नॉर्मल है और LH नॉर्मल है और नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है, मतलब सब हार्मोनल जो है ना करेक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही, फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल स्टिमुलेशन तो है, फेलियर ऑफ स्पर्मेटो, लेकिन इसका कॉज एंडोक्राइन नहीं है, फिर इसका कोई और कॉज है कि क्यों नहीं हो रही स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिकुलर फेलियर है। लेकिन अगर हमारे पास FSH भी कम है, LH भी कम है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल भी कम है, तो मतलब कि उस पेशेंट में हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का ही कोई मसला है जहां से जो है ना टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं हो रही है। फिर आगे भी जैसे हमने कॉजेस में प्री टेस्टिकुलर कॉज पढ़ा, तो इन पेशेंट में ना प्री टेस्टिकुलर कॉज होगा कोई। इसके अलावा जेनेटिक एवेल्यूशन कर रहे होते हैं, जिसमें क्या करते हैं CFTR जीन म्यूटेशन स्टडी करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बायलैटरल वास्ट डिफरेंस जो है एब्सेंस होती है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बाय जो कॉजेस बताए थे ना जेनेटिक एवेल्यूशन मैंने कॉन्जेनाइटल, बस उसको ही जेनेटिक एवेल्यूट करेंगे। इसके अलावा स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ये टेस्टिकुलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, टेस्टिकुलर बायोप्सी, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि वो वास डिफरेंट हैं कि नहीं है, एब्सेंट है कि क्या मॉर्फोलॉजी है, या अदर्स के ऑप्शन में। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या बात की हमने, सबसे पहले हमने कहा कि सीमन एनालिसिस होगी, सही है, जो कि WHO प्रोटोकॉल वाली है। सेकेंडली हमने बात करी स्टैंडर्ड सीमन एनालिसिस होगी, स्पेशलाइज, सॉरी ये वाली थी स्टैंडर्ड, ये वाली है स्पेशलाइज, जिसमें हमने बात की थी कि हम लोग फ्रक्टोज देख रहे होते हैं, pH एसिडिक देख रहे होते हैं, और कंप्यूटर फंक्शनल एसेस देख रहे होते हैं स्पर्म का, ठीक है। थर्डली हमने क्या बात करी, एंडोक्राइन एवोल्यूशन कराएंगे हम लोग उन पेशेंट में जिनमें जो है ना हार्मोनल इश्यूज हम लोग को लगे रहे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड द जनरल फिजिकल। फोर्थली हमने बात की जेनेटिक एवोल्यूशन की, जिसमें कैरियोटाइपिंग वगैरह और सिस्टिक फाइब्रोसिस देख रहे थे। फिफ्थ नंबर पे हमने बात करी अदर्स में, जिसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह रूल आउट करने के लिए वेरिकोसील वगैरह तो नहीं, ये सब देखने के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशंस के 5 मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट मेनली हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तीन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब कि अगर एक्सेसिव ओवरवेट है तो ओवर वेट को रिड्यूस करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो ठीक करें अपना, और अल्कोहल का यूज़ है ना तो उसको मना करें, और स्मोकिंग जो है ना वो क्विट करें। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मेडिकल में हम लोग क्या करते हैं, ये सब वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मैंने में एंटीबायोटिक्स है, अगर उसको कोई वेरिकोस उसको कोई इन्फेक्शन है और काइटिस है, ये सब है तो एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट, गोनेडोट्रोपिस देखते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अरोमेटेस इनहिबिटर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल में हमारे पास ऑप्शन होता है वेजो एपिडाइडर्मोस्टोमी का। उसके अलावा एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कराते होते एपिडाइडिडिमिस की। सेकेंड हमारे पास होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम लोग ये सब कराते हैं, पेसा, टेसा, माइक्रो टेसा, डोनर इंसेमिनेशन, ICSI। इसके हम लोग फर्दर देखते हैं आगे क्या है। बेसिकली ये हमारे पास ये सब क्या है, स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स है। सही है। अब इसको भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मैंने आपको बताया था कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन सैंपल, सीमन सैंपल में हमारे पास स्पर्म्स की एब्सेंस है। अब इसका कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में ना 2 बात याद रखनी है आपने, हम इसमें क्या कराएंगे, परकोटेनियस एपिडाइडर्मल स्पर्म एस्पायरेशन या फिर माइक्रो सर्जिकल एपिडाइडर्मल स्पर्म एस्पायरेशन। आपको सिर्फ इनके नाम भी पता होना तो मोर देन इनफ है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में हम लोग कराते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ICSI था ना, वो था इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस दे रहे होते जिनमें जो है ना कोई भी हमें अंडरलाइन कॉज ट्रीट ना कर पा रहे हो, सर्जरी से भी ठीक ना हो रहा हो, ये टेसा पैसा ये जो थी हमने मैसा ये सब कुछ
कोई काम नहीं आ रहा हो, तो और जिनमें जो है ना मोटाइल स्पर्म काउंट 1 मिलियन से भी कम हो। मैंने आपको कहा था जब 5 मिलियन होता है ना तो मतलब कि गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें 1 मिलियन से भी कम है तो मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता है अब। या टेराटोजोस्पर्मिया हो, नेक्रोजोस्पर्मिया हो, ये सब जो हो ना इनमें हम लोग फिर क्या करते होते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, जो हमने आईवीएफ का नाम सुना होगा, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम स्पर्म लेते हैं और फिर डायरेक्टली जो है ना एग में जाके इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। सर्जिकल मेथड में हमने किस तरीके से करा, हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, या तो एंड टू एंड एनास्ट्रोमिस कर देंगे एपिडेडमिस की, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है। इसमें फर्दर हमने इसकी बात करी कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की। आप सिर्फ इनके नाम याद कर लेंगे ना, मोर देन इनफ है। दैट्स इट।